दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका विजन IQ 24 में। और दोस्तों आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चूँकि ये जो एप्टीट्यूड है लगभग लगभग कहीं ना कहीं हमारे जो प्रिपरेशन चल रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, आरआरबी हो गया, चाहे एसएससी हो गया, चाहे बैंक एट्सेट्रा, जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें एप्टीट्यूड दिया जाता है प्री एग्जाम के लिए, चाहे मेंस जो भी है, तो उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेबस कौन सा कवर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर चार्ट दिया है एप्टीट्यूड का। नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसे जितना चाहे बैंक का हो गया, आरआरबी एसएससी का जो भी उसमें सिलेबस कवर करना होगा, हम लोग अपनी तरफ से, मैं पूरी तरफ से ट्राई करूँगा कि जितना चैप्टर्स हैं पूरी कवर करूँ। तो आपसे बस एक ही चीज़ है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर बस बने रहिएगा। और आपको ये वीडियो कैसे मिलेगा, बस आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जो भी देखिए पूरे दिल से देखिए। और जो भी समझ नहीं आता है वो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आपको कमेंट कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कमेंट जब भी करिए, चाहे वो जो भी ड्यूरेशन अब चल रहा है, अगर 10 मिनट 35 सेकेंड पर अगर आपको ये समझ नहीं आता है, तो ऐसे करके अगर आप कमेंट करके लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कौन सा चीज़ आपको समझ नहीं आया है। मैं उस पर अपना राय जरूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं एप्टीट्यूड में कौन कौन सा चैप्टर्स हैं वो आपको कवर करना होगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम हो गया, यहाँ पर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यहाँ पर लगभग लगभग जितना यहाँ पर दिया इधर का लगभग आपको सभी को कवर करना होगा। और यहाँ से आप अगर जियोमेट्री का आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा आप तैयारी कर रहे हैं। मेंसुरेशन का लगभग छोटा सा कहीं ना कहीं आ ही जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का भी आ जाता है। तो जहाँ तक मैं ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का है, ये तो कुछ कुछ पूछता है, कहीं कहीं पर नहीं पूछता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से चैप्टर्स कौन से एसएससी में क्या दिया है वो आपको मिलाना है और देखना है। तो जैसे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम को देखेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम ये होता क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। वो संख्या होती है जिसको हम लोग काउंट करते हैं, चाहे जो भी सामान का काउंट करना हो या चाहे नंबर का काउंट करना है, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं एक पद्धति की, सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आसानी भाषा में हम लोग समझ सकें और उसकी गणना कर सकें, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब आता है कि टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग। लेकिन देख लेते हैं कि जो नंबर सिस्टम की शुरुआत क्या होता है कि संख्याओं के, यानी नंबर्स के कई टाइप्स के होते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग चाहे सब्जियों की गणना करते हैं कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या घरों की गणना करना है कि 1 फ्लोर हो गया, 2 फ्लोर हो गया, 3 फ्लोर हो गया, वैसे ही संख्याओं में भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, संख्याओं में क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि नेचुरल्स नंबर्स। पहला क्या है? नेचुरल्स नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये वो नंबर होती हैं जो गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? शुरू से हम लोग क्या करते हैं, गिनने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक से 1 से शुरू होती है। क्या होती है? ये पूर्णांक 1 से, ये हमेशा नेचुरल जो नंबर होता है ये हमेशा 1 से शुरू होता है, ना कि 0 से। ये इसको याद रखेगा, कभी भी 0 से शुरू नहीं होता है, हमेशा 1 से शुरू होता है। और हमेशा ये गिनने के लिए किया जाता है। कभी भी कोई सामान अगर मान लीजिए आपके पास ये 4 सेब रखे हैं, आपके पास 4 सेब है, ये सेब 4 है, तो क्या आप इसको 0 से काउंट करेंगे क्या कि 0 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता है। आपको काउंट करना होगा 1 2 3 4, यानी 4 सेब है आपके पास। ऐसे ये हमेशा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से शुरू किया जाता है। ठीक है, 0 को प्राकृतिक, ऐसे मतलब नेचुरल नंबर हम लोग कभी भी नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ किताबों में ऐसे माना जाता है, लेकिन हमको हमेशा 1 से ही शुरू करना होता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है। अब देखते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, दूसरा पॉइंट क्या है? होल नंबर। होल नंबर, देखिए, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं
पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब अगर आपको नेचुरल नंबर पता है, नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 2 3 4, हमेशा जो एक से शुरू होता है काउंट करने के लिए, गिनती करने के लिए, 4 5 6 7 8 ऐसे, तो ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया। अगर इसके आगे एक से पहले हम लोग जीरो लिख देते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी होल नंबर बन जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी जीरो लगाने के बाद क्या हो जाता है, वो गिनती क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या बनता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं 0 7 16 15 18, ऐसे ये क्या हो गया, पूरा ये होल नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर पर आता है इंटीगर्स। इंटीगर्स मतलब पूर्णांक संख्या। थर्ड नंबर पे क्या है, इंटीगर्स। इंटीगर्स जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। देखिए पूर्णांक संख्याओं में निगेटिव को भी जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग अभी तक तो होल नंबर को देखे हैं, नेचुरल नंबर को भी देख लिए। जैसे नेचुरल नंबर में पहले तो नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ, 1 2, जो एक से शुरू होता है, 3 4 5, ऐसे ये चलता चला जाएगा। अगर इसमें हम जीरो लगा देते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है। अगर इसमें माइनस को भी ऐड कर देते हैं, जैसे माइनस क्या हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, चूंकि ये तो हमेशा इधर जब जाएगा तो संख्या बढ़ती चली जाएगी, जब इधर जाएगा, इधर जाएगा तो संख्या क्या होती है, इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इसलिए माइनस को हमेशा इस साइड लिखते हैं। तो जब भी आप माइनस को ऐड करेंगे तो ये इंटीग्रल्स हो जाएगा, यानी पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे, एक चीज़ नोटिस आप करिए कि इधर का जो भी नंबर है, यहाँ से जीरो से लेकर इधर का जो भी नंबर है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। और इधर का जीरो से लेकर इधर का जो भी नंबर है वो होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अब इसको क्या बोलते हैं, जीरो से इधर जब जाएंगे तो निगेटिव इंटीग्रल्स बोलते हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। और जब इधर जाएंगे तो इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ये तो टाइप्स ऑफ जो नंबर्स हम लोग देख रहे थे, ये तो तीसरा हो गया। अब चौथा हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स। चौथा क्या होता है, रेशनल, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, ये वो नंबर होती हैं जो हम लोग बटे में लिखते हैं, जैसे P/Q, या कुछ जैसे एग्जाम्पल्स 1/2, 3/4, 6/3, ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, जो कि हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय, परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या होती है, इंटीगर्स होती हैं। P और Q क्या होती है, पूर्णांक संख्या होते हैं, इंटीगर्स, जिसमें क्या होती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। यानी यहाँ पर P और Q क्या होती है, P और Q ऋणात्मक भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी दोनों भी हो सकती है। लेकिन वो क्या होती है, जीरो नहीं होती है। Q कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर Q जीरो हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। अगर मान लीजिए 1/0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू पूरा जीरो हो जाता है, 3/0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू पूरा जीरो हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जो भिन्न के रूप में हम लोग लिखते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। और ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक परिमेय होते हैं, यानी पूर्णांक रेशनल नंबर होती हैं। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब यह है कि अभी रेशनल नंबर हम लोग जब देखे थे तो उसमें क्या बोले थे कि जो भिन्न के रूप में लिखते हैं, डिवाइड के रूप में लिखते हैं, उसको परिमेय बोलते हैं। लेकिन जो P/Q ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई डिजिट नंबर लीजिए कि जो या तो वो दशमलव में आए, जैसे 2 3 4 5, ये नंबर या तो वो दशमलव में यहाँ पर आए,
या कभी ख़त्म ही ना हो। कैसे? एग्जाम्पल के लिए इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं कि जो p/q के रूप में ना हो, ऐसा मतलब नहीं लिखा जाता हो, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि या तो वो दशमलव में लिखा जाए, या तो वो उसकी संख्या कभी ख़त्म ही नहीं हो, यानी दशमलव के बाद कभी संख्या ख़त्म ही नहीं हो। जैसे 2 को अगर इसका वैल्यू क्या होता है, इसको लिखेंगे तो इसका 1.14 ऐसे कुछ वैल्यू आएगा जो पॉइंट में आता है, यानी इरेशनल नंबर है ये। ठीक है। पाई का वैल्यू भी इरेशनल नंबर होता है, 3.14 ऐसे आता है इसका वैल्यू, इरेशनल नंबर है। लेकिन ये तो एक पॉइंट कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये होता है कि इसका जो दशमलव के बाद कभी अंक, जो नंबर है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। जैसे √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732050 कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये चलता ही जाएगा, कभी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। आई होप कि ये समझ गए हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, कुछ और भी पॉइंट हैं जिसको नोट करना है। 6 पॉइंट में हम लोग देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर उसको बोलते हैं जो परिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय मिलकर क्या बनाती हैं? वास्तविक, रियल बनाती हैं। रियल बना, अ, जैसे कोई संख्या रेखा पर सभी बिंदु होते हैं। जैसे कोई परिमेय में क्या होती है? या तो 3/2 जो भिन्न में लिखा जाता है, प्लस अपरिमेय में क्या होता है? जो कभी दशमलव में आए, या तो कभी वो ख़त्म ही ना हो दशमलव के बाद, या तो √3। तो इसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो होता है रियल नंबर। वो वैल्यू क्या होता है? रियल नंबर होता है। उदाहरण के लिए कुछ जैसे 2 भी आ सकता है, या √5 आ सकता है, या पाई आ सकता है, तो ये सभी रियल नंबर होते हैं। ठीक है। अब 7वां पॉइंट में देखते हैं, कुछ 7वें पॉइंट में अलग अलग पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। जैसे इवन नंबर को हम लोग देखते हैं। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर, इवन नंबर को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या उसको बोलते हैं जो ऐसी डिजिट नंबर, ऐसी संख्याएं, ऐसी मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं जो 2 से डिवाइड हो सके, जो 2 से डिवाइड हो सके, उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। जैसे डिवाइड के लिए मान लीजिए 1, 3, 2, 4, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये 2 से डिवाइड होगा क्या? हाँ, 2 से जैसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा, 2 से ये करेंगे तो 2 तिहाई 6, ये भी कट जाएगा। इसको बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, यानी विषम संख्या बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको ऑड संख्या बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 1, 4, 3, ये डिवाइड, यानी 143 जो है ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। और भी एग्जांपल की, जैसे 3 हो गया, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे और भी नंबर, बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन ये 2 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए इसको बोलते हैं ऑड नंबर। अब हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम, प्राइम नंबर एक और खुद से ही विभाज्य हो, मतलब कट जाए, डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या लेते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो जाए, या अपने आप में वो खुद से डिवाइड हो जाए, सेल्फ डिवाइड बोलते हैं। सेल्फ डिवाइड, खुद से ही डिवाइड हो, कट जाए, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये पहली बात तो 2 से या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, सभी 1 से डिवाइड हो जाएगा, और सभी का वैल्यू सेम ही होगा। और जो खुद से डिवाइड हो जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कट जाएगा, वैल्यू आएगा 1।
3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1, 5 से 5 करेंगे तो वैल्यू आएगा 1, 7 से 7 करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। यानी कहने का मतलब यही है कि या तो वो 1 से डिवाइड हो जाए या तो वो खुद से डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर 10 नंबर पर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं, यानी जो डिवाइड हो जाए, एक या खुद से ज़्यादा गुणनखंड वाली संख्या होती हैं उससे डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने लिया 4, 6, 8, 9, या तो वो 1 से डिवाइड हो जाए। अगर इसको 1 से डिवाइड करना चाहें तो ये क्या होगा? क्या बिल्कुल होगा। 6 को 1 से करेंगे तो होगा क्या? ये भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा। यानी सभी क्या होता है? 1 से डिवाइड हो जाए। अब आता है या तो 1 से डिवाइड हो जाए या ज़्यादा, खुद से ज़्यादा गुणनखंड वाली संख्याओं से भी हो जाए। मतलब इसको 2 से भी करना चाहेंगे तो 2 से भी हो जाएगा, इसको 2 से भी करना चाहेंगे तो 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। यानी 6 जो है 3 से इसका आएगा। अगर इसको 2 से करते हैं, 2 से करते हैं तब भी इसका आंसर, मतलब ये कट जाएगा। 2 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी है। यानी इसका गुणनखंड 2 और 3 होगा। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3 होगा। तो यानी कहने का मतलब है या तो वो 1 से हो जाएगा या गुणनखंड से, अपने खुद से जब ज़्यादा गुणनखंड से वो डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब आता है कि परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर वो बोलते हैं अगर कोई संख्या लेते हैं वो पूर्ण रूप से स्क्वायर हो जाता है, उसका वैल्यू आ जाता है, लेकिन वो दशमलव में नहीं आना चाहिए। उसका वैल्यू क्या होता है? दशमलव में नहीं आना चाहिए या रूट में नहीं आना चाहिए कोई, मतलब वो स्क्वायर हो जाए। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 9 आएगा। यानी इसका स्क्वायर कैसे होता है? 1 गुणे 1, यानी 2 गुणे 2, इसका 3 गुणे 3, तो इसका वैल्यू आएगा 9। तो यानी परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। मतलब ऐसी संख्या लेते हैं या तो वो दशमलव में नहीं होना चाहिए, वो भिन्न में नहीं, उसका आंसर क्या होता है? भिन्न में नहीं आना चाहिए अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो। यानी उसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ले ये तो स्क्वायर के लिए हो गया। अगर क्यूब के लिए बोलें तो क्यूब का भी वैसे ही होना चाहिए, उसका आंसर दशमलव में, अगर क्यूब करते हैं तो उसका आंसर दशमलव में नहीं आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो यानी ये दशमलव में नहीं आ रहा है क्यूब करने पर, ये भी दशमलव में नहीं, ये भी दशमलव में नहीं आ रहा है। तो यानी ये परफेक्ट क्यूब होती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। दोनों को ये अंतर समझ लेते हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए फेस वैल्यू जो होता है ये अंक खुद का एक वैल्यू रखता है। जैसे इसमें जो नंबर होते हैं वो खुद का एक वैल्यू रखता है। जैसे अगर 3, 4, 6, 346 लिखते हैं तो इसका 4 का वैल्यू क्या होगा? यानी 2 का सॉरी ये जो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो 2 का फेस वैल्यू कौन से स्थान पर आता है? 1, 2, 3, तो यानी 2, 4 का वैल्यू क्या होता है? 2, तो ये होता है फेस वैल्यू 2। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हम लिखेंगे? अगर 346 लिखे हैं तो 4 का क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू क्या लिखेंगे 4 का? ये तो 6 को इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 4 गुणे किस पर आता है? 4 गुणे 10 यानी 40। तो यानी जो इसका प्रणाली होता है याद करने की, यानी जगह के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। जगह के हिसाब से क्या लिखते हैं? प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे जगह के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। अब जो 4 है
वो 40वां नंबर पर है, तभी तो 6 उसमें ऐड करेंगे तो 46 होगा। 4 जो है, 4 ये 40वां नंबर पर है, 40वां नंबर पर है, जिसमें अगर 6 ऐड करते हैं तो 46 होता है। तो 3 नंबर कौन से स्थान पर है? 300वां नंबर पर है, 300वां नंबर पर है। तो ये होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, आई होप कि समझ गए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल है 4567। 4567 में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 5 का प्लेस वैल्यू 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो ये 500वां स्थान पर है, 500वां स्थान पर है। तो 5 गुणे 100 करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500वां स्थान पर है। क्योंकि ये डबल जीरो को डिवाइड रखता है। अगर 67 को हटा देंगे तो यहाँ पर डबल जीरो है, यानी 500वां स्थान पर यह है। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स देख लेते हैं। वो क्या होता है? विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ये शॉर्टकट है, आपको बस ये याद रखना है। आप जितना याद रखेंगे, अपने माइंड में रखे रहेंगे, तो ये जो होता है, अभी मैंने ये जो नंबर सिस्टम है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में, सबसे ज़्यादा प्री एग्जाम का हो गया चाहे ऑप्शनल कुछ भी, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एप्टीट्यूड में ये नंबर सिस्टम से आता है। और ये रीजनिंग में भी आपको बहुत काम आएगा, तो आपको ये याद रखना ही होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स जो जो कि हैं, क्या है, दो क्या होता है, दो से कैसे ऐसी कोई नंबर्स लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं जो दो से कट जाए। तो कोई भी संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये दो से कटने वाली होती हैं। मान लीजिए कोई ऐसी संख्या आपको मिल जाता है, आपको पता करना है कि क्या वो 3 से कट सकती हैं कि नहीं। ये कोई मान लीजिए संख्या है, पता करना है कि 3 से कटती हैं कि नहीं। तो उसके सभी अंकों का योग अगर करेंगे तो 3 से अगर विभाज्य यानी कट जाता है, तो समझ जाइए कि पूरा जो डिजिट्स है वो 3 से कट जाएंगे। अब कैसे इसका चेकिंग करेंगे? चलिए देखते हैं। कोई मान लीजिए संख्या है, कोई संख्या लेते हैं 3, 4, 5, 6, बस इतना ही लेते हैं हम लोग। अब इसको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि 3456 क्या 3 से विभाज्य है क्या? 3 से विभाज्य है क्या? तो आपको बताना। अब कैसे, अब इसको डिवाइड करेंगे क्या? नहीं, सिंपल शॉर्टकट आप इसमें देखेंगे। शॉर्टकट ये है कि इसको टोटल ऐड कर लेना है, सबको जोड़ लेना है। 3 + 4 + 5 + 6। अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये कट जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो शॉर्टकट यही है कि संख्याओं को, अगर संख्याओं का अंकों का योग दिया है, सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वो क्या होता है? 3 से वो नंबर्स जो संख्याएं हैं वो 3 से डिवाइड होंगी। ठीक है, अब 4 से कैसे पता करेंगे? यदि दो संख्याओं का योग x y z a b c, हम एक ऐसी संख्या लेते हैं, ये पता करने के लिए पॉइंट नंबर 3 ये है, 4 से ये विभाज्य है क्या? 4 से विभाज्य कैसे पता करेंगे कि 4 से ये डिवाइड हो जाएगा? तो 4 से डिवाइड के लिए शॉर्टकट ये है कि सभी आखिरी दो अंकों से यदि 4 का विभाज्य हो जाता है, आखिरी दो अंक यानी BC, यदि आखिरी दो अंक यानी BC यदि 4 से वो डिवाइड हो जाता है, तो समझ जाइए कि ये पूरा टोटल 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 6 3 4 2 8, ठीक है, 2 8 4। अगर दो अंक
4 से डिवाइड हो जाता है, यानी 84/4 लिखते हैं तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी ये डिवाइड हो जाता है, तो यानी ये पूरा संख्या क्या होता है 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है। अब देखिए 5 का कैसे पता करेंगे कि 5 डिवाइड होता है कि नहीं। तो 5 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी गई है, सबसे पहले आखिरी अंक यदि 0 और 5 है, आखिरी संख्या यदि ये सी जो है या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, तो वो संख्या ये टोटल पूरा संख्या क्या होती है 5 से डिवाइड हो जाएंगी। 5 से क्या हो जाती डिवाइड हो जाएंगी। अब 6 से कैसे पता करेंगे। 6 से पता करने के लिए जो संख्या दी गई है यदि वो 2 और 3 से, यानी दोनों से, 2 हो गया या 3 से यदि डिवाइड हो जाता है ये पूरी संख्या, तो वो क्या होती है वो 6 से भी, यानी 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 6 का गुणनखंड क्या होता है 2 और 3 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यदि 2 और 3 से ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाता है, ए बी सी एक्स वाई जेड पूरी संख्या डिवाइड हो जाता है, तो समझिए वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर आखिरी के 3 अंक डिवाइड हो जाता है तो समझिए कि पूरी वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। आखिरी के 3 अंक कौन कौन सा है, एक्स वाई जेड। यदि 3 अंक ये जो है 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है पूरी संख्या क्या होता है 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड करने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है, 9 से डिवाइड करने के लिए यदि सभी अंकों का योग, जैसे 3 के लिए हम लोग देखे थे कि सभी अंकों का योग 3 से होता है कि नहीं, वैसे ही 9 का भी, 9 का चेक करने के लिए सभी अंकों का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यदि सभी अंकों का योग जो भी आता है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो समझिए कि ये वाली जो पूरी संख्या है ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। और ये संख्या, ये जो ट्रिक है 9 में भी काम करता है और 3 में भी काम करता है। ठीक है। 10 से कैसे डिवाइड होगा, यदि संख्याओं, यदि आखिरी अंक 0 है, यदि आखिरी अंक 0 है तो समझिए वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल के लिए 10 0 8 8 0, यदि आखिरी अंक क्या होती है 0 है तो समझिए 10 से भी डिवाइड, तो करके देखते हैं 10 से डिवाइड होता है कि नहीं। 0 से 0 कट गया मतलब ये डिवाइड हो गया। तो यदि आखिरी अंक 0 है तो समझिए वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए क्या कंडीशन है, 11 से कैसे डिवाइड किया जाता है, तो 11 के लिए ये है, ये ऑप्शनल अंकों का अंतर, यानी 11 से विभाज्य ऑप्शनल अंकों का अंतर। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, नंबर कौन सा है ए बी सी डी, यदि मान लीजिए ऑप्शनल अंक पहला बी और सी, बी और सॉरी ए और सी को माइनस कर देते हैं, ए माइनस सी माइनस कर देते हैं, फिर बी और डी को माइनस कर देते हैं, बी और डी को माइनस करके ऐड कर देते हैं, तो जो भी अंक आता है वो 11 से क्या होता है डिवाइड होनी चाहिए। कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, नंबर क्या है 6 7 8 9, ठीक है 6 7 8 9 ये नंबर दिया गया है। मान तो इसको माइनस कर देते हैं, 6 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 9, 7 माइनस 9, तो -2 और ये -2, तो क्या हो गया 4 हो गया, -4। तो क्या ये 4 11 से डिवाइड है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 6789 है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे ऑप्शनल पता हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि इतना मैंने जितना बताया अभी नंबर सिस्टम का, कि ट्रिक्स मैंने बताया, टाइप्स ऑफ नंबर बताया, ये सभी आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर, तो देखिए फैक्टर और मल्टीपल्स में पहली बात तो फैक्टर की हम लोग बात करते हैं। फैक्टर की, फैक्टर यानी गुणनखंड, संख्याओं को गुणा करके बनाने वाली वो संख्या होती है। यानी ऐसी कोई संख्या लेते हैं
जिसको गुणा करने के बाद वही संख्या हमको प्राप्त होती है। जैसे अगर 6 लेते हैं तो कौन सी ऐसी इसको दो भागों में, कितने भागों में ऐसे तोड़ सकते हैं कि जिसको गुणा करने के बाद हमको 6 ही मिले। या तो हम 1 × 6 करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, या 2 × 3 करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, या 3 × 2 करेंगे तो हमको क्या होगा, 6 मिलेगा। ठीक है, यानी ये जो फैक्टर होते हैं हमको 3 टाइप से वो मिलता है। 1 × 6 का मिलता है, 2 × 3 का मिलता है, 3 × 2 का मिलता है। यानी संख्याओं को गुणा करके, यानी संख्याओं का ये गुणा करके बनाने वाली जो भी संख्या मिलती है वो हम उसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे फैक्टर और भी निकाल सकते हैं। क्या 7 का निकाल सकते हैं क्या? तो 7 का देखते हैं। 1 × 7 करते हैं तो 7 मिलता है। अब 3 × 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका फैक्टर क्या होता है? 1 × 7 ही होगा। ठीक है, 8 का फैक्टर क्या होता है? 8 का अगर फैक्टर निकालना चाहेंगे तो ये होगा 1 × 8 होगा, और 2 × कितना होगा, 4 होगा। तो इसका फैक्टर क्या होगा? 2 × 4 होगा। तो इसका अगर निकालेंगे फैक्टर 8 का, तो यानी 1, 2 और 4, ये फैक्टर हो गया। और 6 का फैक्टर कितना होगा? 6 का फैक्टर होगा 1, 2, 1, 2, 3 और 6। 6 का, ये 6 का फैक्टर, और 8 का फैक्टर, सॉरी ये 8 का मैंने यहाँ पर 8 अपने आप से भी कटेगा ना, तो 8 भी होगा। ये हो गया फैक्टर, 8 का फैक्टर। अब हम मल्टीपल को देखते हैं। मल्टीपल क्या होता है? तो देखिए, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल्स के लिए हम लोग देखते हैं, जो मल्टीपल यानी संख्याओं को गुणा करके मिलने वाली जो संख्या होती है, संख्या को गुणा करके जो मिलने वाली संख्या होती है उसको मल्टीपल बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 6 लेते हैं, कोई संख्या 6 है, अगर इसमें और भी संख्या को गुणा करेंगे तो जो भी संख्या हमको मिलेगी, अगले संख्या मिलेगी, वो होती है मल्टीपल। अगर मान लीजिए 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो संख्या हो, अगर जितनी आगे बढ़ाती जाएंगे वो हमारी संख्या आगे मिलती जाएगी। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टीपल। उम्मीद है कि ये फैक्टर और मल्टीपल को अच्छी तरह से आपने समझ गए। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। चूँकि ये जो एलसीएम एचसीएफ है ये अलग चैप्टर है, तो इसमें नंबर सिस्टम में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है इसका एलसीएम और एचसीएफ का ये थोड़ा सा पार्ट है इसका। इसलिए अभी जैसे कि अभी फैक्टर और मल्टीपल्स हम लोग देखे हैं, तो उसमें कैसे फैक्टर निकालते हैं किसी भी नंबर का, और मल्टीपल क्या होता है तो अभी देखें। तो वैसे ही एलसीएम क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। एलसीएम चूँकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कहने का मतलब है कि सबसे छोटा सामान्य बहुलक। अगर एलसीएम को छोड़िए, बाद में अभी मैं बताऊँ, एचसीएफ के बाद बताता हूँ, पहले एचसीएफ ही देख लेते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो या दो से ज़्यादा संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड फैक्टर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 12 और 18 का हम लोग अगर एचसीएफ निकालना चाहेंगे 12 और 18 का, तो क्या होगा? तो पहली बात, 12 का फैक्टर क्या होता है? 12 का अगर निकालेंगे तो हम 12 का मिलेगा, जैसे 1 × 12 हो गया, फिर से 2 × 6 हो गया, 6 दूना 12, 3 × 4 हो गया, 4×3 = 12। तो यानी ये फैक्टर क्या मिलता है हमको? 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है और 12। यानी फैक्टर 12 का फैक्टर कितना मिला? इतना मिल गया। और 18 का फैक्टर क्या मिला? 18 में हम लोग देखेंगे तो 18 का निकल कर आता है 1 × 18 और 2 × 9, 2 × 9 हो गया, 6 × 3। ये फैक्टर क्या होता है? 1, 2, 1, 2 और 3, 6, 9 और 18।
तो ये हो गया फैक्टर 12 का ये, 12 का ये, 18 का ये, तो ये फैक्टर हो गया। अब HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में कौन सा कॉमन है, सबसे ज़्यादा कौन सा कॉमन है। तो 2 मिल रहा है, 2 लिखेंगे, 3 मिल रहा है, 3 लिखेंगे, 6 मिल रहा है, 6 लिखेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन कौन कौन सा मिला, 6 का 18, 6 का 6 दूना 12। तो तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा मिला, तो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन मिलता है 6 मिलता है, ये 6। तो ये हो गया HCF का 6। सबसे बड़ा कौन सा मिलता है, 6 मिलता है हमको, तो ये हो गया HCF। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें हमको चूज करना हो LCM का, पहली बात तो LCM समझ लेते हैं, ये होता है क्या है LCM, लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा सामान्य वो मल्टीपल होता है, सामान्य मल्टीपल होता है, यानी सबसे छोटा अगर कोई नंबर दिया हो गया, चाहे 18 हो गया और 12 हो गया, तो इसका जो फैक्टर होता है, जो भी फैक्टर निकलता है, तो उसमें से सबसे से छोटा जो भी मल्टीपल होगा उस चीज़ को हम लेते हैं और वही होता है हमारा LCM। जैसे 12 और 18 का अगर हम लोग देखते हैं तो 18 का निकलता है 2 × 3², ये हो गया फैक्टर। 12 का फैक्टर क्या होता है, 2² × 3। अब सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा 18 में सबसे छोटा कौन सा हो गया, 18 में 2 हो गया, तो ये लेते हैं और ये लेते हैं, ये हमारा आएगा लिस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। तो 3² × 2², जिसमें आता है मेरा 36। ठीक है, ये हमारा हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी न्यूनतम से न्यूनतम सबसे छोटा वो कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल होता है। अगर इसको LCM और HCF को समझना चाहते हैं तो अगले चैप्टर का वेट करिए, क्योंकि अभी इसमें मैंने थोड़ा सा मैंने बताया, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है इसमें फैक्टर और मल्टीपल का थोड़ा पार्ट दिया था, इसलिए HCF और LCM को हमको थोड़ा पढ़ना था। लेकिन अगर इसको पूरे डिटेल्स में हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे LCM और HCF को। ठीक है, अब थोड़ा अगले मतलब टॉपिक पर देखते हैं कि यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी क्या होता है। यूनिट डिजिट एंड साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी क्या होता है, देखिए यूनिट डिजिट जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक, यानी संख्या का वो आखिरी अंक होता है। कोई भी संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, इसका 5 होगा। और साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि घातांक में इकाई अंक का पैटर्न, जैसे 2 की क्या होता है, कोई भी संख्या अगर लेते हैं, नंबर लेते हैं, नंबर मान लीजिए 2 4 8 6 ये लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से 2 में भी 2 आता है, 4 में 2 × 2 आता है, 8 में 2 × 4 आता है, 6 में 3 × 2 आता है, यानी सब में 2 2 कॉमन है, सब में क्या 2 2 कॉमन है। तो इसका मतलब ये साइकिल 2 का है, यानी साइकिल फिर क्या होता है 2 का चल रहा है, यानी बार बार वो दोहराता है। ठीक है, समझ गए कि ये साइक्लिसिटी क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो नंबर सिस्टम है ये आपको समझ आ गया होगा क्या होता है नंबर सिस्टम। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के पास तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शेयर कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।